हुए हैं, जिसके अंदर एक सैंपल इन सॉल्यूशन है और सॉलिड सैंपल्स को डिस्कस किया है। तो ये 8वें चैप्टर के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से है। दो तरह के सैंपल्स एंड सॉल्यूशंस जिस वक्त हम यूज़ करते हैं या सॉल्यूशन सैंपल्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर दो बेसिक हमारे पास टेक्निक्स हैं। एक नेबुलाइजेशन है और इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजेशन है। इसके अलावा हाइड्राइड जनरेशन टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो आर्सेनिक के लिए यूज़ करते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं। नेबुलाइजर्स के ये 4 टाइप्स हैं जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो बेसिक हैं। ये सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक नेबुलाइजर है, जिसके अंदर ये एक साथ सैंपल पीछे से आ रहा है और साथ ही हाई प्रेशर गैस फ्लो आ रहा है, और ये बर्नौली प्रिंसिपल के तहत यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और इसको फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये इसको आगे ऑर्गन फ्लो, यहाँ से ऑर्गन गैस आएगी और उस सैंपल को लेकर आगे चले जाएगी वो प्लाज्मा में। फिर उसके बाद ये आपके पास आता है क्रॉस फ्लो, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे से सैंपल आ रहा है और हाई प्रेशर गैस 90 डिग्री की पोजीशन पे आ रही है। फिर एक आ रही है फ्रीटेड डिस्क, जिसके अंदर आपके पास ये है कि भाई हाई प्रेशर गैस यहाँ से आ रही है और डिस्क के ऊपर आप सैंपल डाल रहे हो, और यहाँ जो होल्स होंगे या पोर्स होंगे वहाँ से हाई प्रेशर गैस जिस वक्त निकलेगी तो वो सैंपल जो है वो आपका फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथी है बेबिंगटन सैंपल है, जिसके अंदर आप एक बिल्कुल स्मॉल ओरिफाइस से निकालते हैं गैस को, हाई प्रेशर गैस फ्लो करते हैं और जो सॉल्यूशन फिल्म है वो यहाँ है उसके ऊपर स्प्रेड हुई होती है। लेकिन इसके अंदर एक ये मसला है कि भाई आप कि यहाँ ना इस वाले में बेबिंगटन में वो क्लॉगिंग भी हो सकती है। जिस वक्त आप ये बंद करेंगे यहाँ पर अगर सॉल्यूशन सैंपल रह गया वो जम जाएगा और फिर अगली दफ़ा आपको यूज़ करने में दिक्कत पेश आएगी। नेबुलाइजर ज़्यादातर आप उन सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, having a high salt content or for slurries with a significant particulate content। उसके बाद जो नेबुलाइजर्स की दूसरी टाइप है वो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स हैं, जिसके अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या यूज साहब किया इन जाता है। चारों में से अच्छा कौन सा है सबसे, और किस में जो है डिसएडवांटेजेस हैं? इसके अंदर सबसे ज्यादा तो क्रॉस फ्लो और कॉन्सेंट्रिक यूज होते हैं, बाकी दो तो हाँ, नीचे वाले यूज ही नहीं होते। सर ने ये इन बताया था दोनों में से कॉन्सेंट्रिक। डिसएडवांटेजेस क्या है इनके यूज करने के, इनका नुकसान क्या होता है दोनों का? दोनों में यही है, नहीं इसमें यही है कि भाई आपको हाई सॉल्ट कंटेंट वाले वो यूज करने पड़ेंगे, जिसके अंदर वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहे हैं। नहीं, इसका ये डिसएडवांटेज नहीं है कि जब हम न्यूबलाइज करते हैं उसको तो उससे सैंपल वेस्ट का चांस किसमें ज्यादा होता है, ठीक है? बिल्कुल। और ऑर्गन की इम्प्योरिटी का चांस किसमें ज्यादा होता है? एक तो कंसेंट्रिक बताया आपने, एक और बताया जो ओरिफिस वाला है, तो उसमें से किसी एक में सैंपल ज्यादा जो है वेस्ट होता है। हाँ, ये आगे बेबिंगटन में ज्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, इन दोनों में से वैसे मैं सोच रहा था 90 और इसमें से इन जी, दोनों में लेकिन बबिंगटन का एक फायदा ये भी है ना, तो उसमें जो हाईली विस्कस सॉल्यूशन होते हैं ना वो बाकियों में नहीं होते, लेकिन बबिंगटन का एक ये बेनिफिट है कि वो बबिंगटन हाई विस्कस सॉल्यूशंस को भी डील करता है, क्योंकि वो स्लरी ऊपर फेंक दें तो वो उसको भी उड़ा देगा। हाँ, ये है। लेकिन जो मोस्टली हम डील करते हैं वो स्लरीज को नहीं करते हैं, इसलिए बबिंगटन को हमने यूज ही नहीं किया कभी। सही हो तो गया। इसका मतलब ये है कि हमें जो चीजें देखनी है, एक तो जो स्टार्ट में शाह साहब आपने बताया एईएस और एएएस का जो डिफरेंस था वो लिख लेना चाहिए, और ये जो चार हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है और किसके क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं ये लिखने चाहिए। मेरे नोट्स में लिखा हुआ भी है शायद तनवीर। अच्छा, यहाँ तो ये एक पैराग्राफ है, ये बस ये वाला यहाँ से नहीं नहीं, इन शुरू हो रहा है चारों का यहाँ तक डिफरेंस है, इनकी एक टाइप्स पैराग्राफ। हैं, किसके एडवांटेजेस क्या हैं, किसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सब लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि सर भी इस तरह के देते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले और इस तरह।
ओए वो ज़ियाब, तो है। बात सुन, ये तूने कहाँ लिखा था यार? ये तो है ही नहीं। नहीं, ये नोट्स में लिखा हुआ था यार, मेरे पास है ये इसके नोट्स न्यूबलाइजर के। वो जो हॉस्टल में रह गए हैं। हाँ, हॉस्टल में रह गए हैं। ना कर यार। वो बहुत अच्छे नोट्स थे यार। तनवीर की मस्ती है सारी, मेरे पास अच्छे भले पड़े हुए थे, तनवीर ले गया था। अच्छा चलो शाह साहब आगे चलो, हमारे पास आधा घंटा है फिर सिर्फ। अच्छा, अगले आते हैं अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स। अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स में एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा होता है जो कि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर सेवरल मेगा हर्ट्ज तक वाइब्रेट कर सकता है, जिसकी इसकी वाइब्रेशन की वजह से अब आपके पास एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मोर डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं। जिस ना ऊपर अभी ज़ियाब ने बात की थी कि भी उसमें जो ऊपर हमने नेबुलाइजर्स यूज़ किए हैं उसमें सैंपल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसमें कम होता है क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स बनते हैं और बहुत स्मॉल साइज के बनते हैं। उसके अंदर जो लार्ज बनते हैं वो आगे हम उसको फिल्टर कर लेते हैं जिसकी वजह से वो ड्रेन हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सैंपल दूसरे नेबुलाइजर्स में न्यूमेटिक नेबुलाइजर्स जिसके अंदर प्रेशर यूज होता है उसमें वेस्ट हो जाता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स की निस्बत। इसकी these devices have low efficiencies with viscous solutions and solutions containing particulates। कि भी विस्कस सॉल्यूशंस के साथ इनकी एफिशिएंसीज लो हैं, अब इसकी क्या वजह होगी? फ्लो जो कम है, ऑरिफिस छोटे होते हैं ना, इसके साइज साइज छोटा है, तो इस वजह से जो है विस्कस मटेरियल तो उसका तो ड्रॉपलेट ही बड़ा बनता है, इस वजह से इसमें एफिशिएंसी कम होगी, आई सपोज सो। सही हो गया। फिर आगे आ गया इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजर। इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजर इसी तरह है जिस तरह इलेक्ट्रोथर्मल फर्नेस हुई और ग्रेफाइट फर्नेस हमने पढ़ी थी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में। उसके अंदर हम ग्रेफाइट ट्यूब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेफाइट रॉड यूज़ करते हैं जिसको हम हीट करते हैं ताकि ये एवेपोरेट हो सके। एटमाइज नहीं करना, इतना हाई टेम्परेचर नहीं देना कि भी वो एटमाइज हो जाए, सिर्फ हमने इसको एवेपोरेट करना है सैंपल को। तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर सेंटर में ये आपके पास ग्रेफाइट रॉड पड़ा है और उसके दरमियान में हमने थोड़ी सी भी सैंपल के लिए जगह बना दी है। यहाँ पर सैंपल रखा है और हीट किया तो पीछे से आके ऑर्गन उसको सैंपल को जो वेपराइज हो चुका होगा उसको प्लाज्मा में ले जाएगी। इसके सर ने बताया कि भाई ऑफर माइक्रो सैम्पलिंग, थोड़े से सैंपल से गुजारा चल सकता है। लो एब्सोल्यूट डिटेक्शन लिमिट्स 1 नैनोग्राम तक इसकी डिटेक्शन लिमिट्स है और वाइड लीनियर वर्क रेंज है, वही जो डायनामिक रेंज मैंने पहले जिक्र किया था, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन से लेकर लिमिट ऑफ लिनियरिटी तक। फिर इसकी प्रिसीजन 5 to 10% होती है, जिसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजर्स जो से उसकी भी इतनी है, एटमाइजर्स इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर उसकी भी 5 to 10% ही है, लेकिन फ्लेम की 1% प्रिसीजन है जो कि वो मतलब इससे ज़्यादा बेहतर है। फ्रीडम फॉर इंटरफेरेंस, हम इंटरफेरेंस जब इंटरफेरेंसेस निकल जाती हैं, केमिकल इंटरफेरेंसेस निकल जाती हैं। और मल्टी एलिमेंट कैपेबिलिटीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के अंदर हम एक एक एलिमेंट एट अ टाइम कर सकते हैं। जिस हमारे पास 70-80 सैंपल्स आए हुए हैं वाटर के और उसके अंदर सिर्फ हमने बैरियम मालूम करना है, तो उसके लिए हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक ही सैंपल है उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स करने हैं तो उसके लिए फिर हम एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सर ने सॉलिड सैंपल इंट्रोडक्शन मेथड्स बताए हुए हैं, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइजर है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट रॉड के ऊपर आप बेशक सोल्यूशन रखते हैं, स्लरी रखते हैं, या सॉलिड सैंपल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर या पार्टिकुलर स्मॉल पीसेस में करके ग्राइंड करके रखते हैं तो वो उसको वेपोराइज कर देगा। या डायरेक्ट इंसर्शन सीधा सीधा फ्लेम में या प्लाज्मा आर्क और स्पार्क एटमाइजर सब में डाल दो, खुद ब खुद ही वो उसको वेपोराइज भी करेगा, एटमाइज भी करेगा। फिर है एब्लेशन, uses coating of electrodes and discharge cell and sample entertained in argon और helium gas। ये कि जिस तरह हमने स्टील स्टार एंड स्पेक्ट्रा में देखा था उसके अंदर ये एब्लेशन मेथड ही था कि भाई वो आर्क या स्पार्क हम देते हैं तो एक को इलेक्ट्रोड सैंपल को हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और एक और इलेक्ट्रोड उसके साथ जिस वक्त कनेक्ट करते हैं तो आर्क या स्पार्क प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो
सैंपल वहाँ से वेपराइज हो जाता है। अब वो जो सा वेपराइज हुआ है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से जो वेपर्स प्रोड्यूस हैं उसको हम प्लाज्मा में ले जाते हैं, उसको कर लेते हैं। लेज़र एब्लेशन यूजेस लेज़र टू वेपराइज सैंपल। ये है कि भाई सैंपल पे हम जिस वक्त लेज़र डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और वो भी वेपराइज कर देती है सॉलिड सैंपल्स को। तो उसकी वजह से भी हम सैंपल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे ग्लो डिस्चार्ज टेक्निक है, जिसके अंदर हम हाई स्पीड आयंस या पार्टिकल्स बम्बार्ड कराते हैं किसी भी सरफेस पे। इलेक्ट्रोड की सरफेस में हम सैंपल को कोट कर देते हैं और उस पे आयंस बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस होती है या वहाँ से सैंपल को रिमूव कर लेती है, जिसकी ये एटमाइजर की यहाँ पर तस्वीर दी गई है। तो इसमें ये है कि अभी सैंपल को हम यहाँ पर सैंपल को कैथोड पे हम वो कर देंगे, कोट कर देंगे, तो यहाँ से एनोड की मदद से कैथोड की तरफ अब वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसका जो यह है एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ पर आके स्ट्राइक करेंगे और आपका सैंपल को वहाँ से एच कर लेंगे। एचिंग के बाद वहाँ से सैंपल वो प्लाज्मा आर्गोन आएगी और वो प्लाज्मा में ले जाएगी सैंपल को। ये तो हो गया सैंपल इंट्रोडक्शन मेथड्स। फिर आ गया जी प्लाज्मा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा स्ट्रक्चर के अंदर सर ने कहा है कि भाई ब्रिलियंट वाइट कोर है। इसके दो हिस्से समझ लो कि भाई पहला ब्रिलियंट वाइट कोर जहाँ पर इंटेंस होती है और ये ओपैक होता है, इसके अंदर ऑर्गोन की भी कंटिन्यूम और लाइन स्पेक्ट्रास होते हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट रीजन आ जाता है, जिसके अंदर हम मेजरमेंट्स बनाते हैं। इसकी फ्लेम लाइक टेल होती है जो कि 2 सेंटीमीटर हाइट में होती है और हॉटर देन फ्लेम के साथ इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के साथ जिस तरह हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसके फ्लेम के साथ कंपेयर करेंगे इस प्लाज्मा को, तो ये फ्लेम से तो जारी बात है हॉटर है, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि ये 10,000 केल्विन 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। इसलिए एटमाइजेशन भी इसकी कंप्लीट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स एक्साइट हो सकते हैं। एटमाइज्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि फ्लेम के अंदर एयर मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो मेटल्स उस हाई टेम्परेचर में उनके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी आ जाता है और इंटरफेरेंस काज करता है। यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर है और इनर्ट एटमॉस्फेयर में भी हम आर्गोन यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन नहीं यूज़ करेंगे। इसकी वजह आगे चल के आएगी, क्योंकि हम बास का ये डायरेक्ट करंट में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कार्बन कैथोड, तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्ट करके साइनाइड आयन बना देते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आता है और वो फिर इंटरफेयर करता है। इसलिए हम आर्गोन यूज़ करते हैं। एटमाइज्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। लिटिल आयनाइजेशन इस वजह से है कि भी आर्गोन को हम सबसे पहले जिस वक्त इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम आर्गोन को आयनाइज करते हैं, तो आर्गोन इतनी ज़्यादा एक्सेस में है कि भी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेस में चले जाते हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन कम से कम होती है और एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमने क्योर पढ़ा था वहाँ पर आयनाइजेशन का कोर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर कि भाई आयनाइजेशन का क्योर क्या है, तो उसके अंदर हम सीजियम साल्ट डालते थे, क्योंकि सीजियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसके अंदर हमें कोई साल्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, आर्गोन ही इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। बाकी ये इनर्ट एनवायरनमेंट है ना, ये रिड्यूसिंग है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग है। शाहजी किसमें इसके सीजियम बाद डालते हैं? आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर ना जो केमिकल इंटरफेरेंस आती है, केमिकल इंटरफेरेंस में आयनाइजेशन भी है। उसमें यही होता है कि भी वहाँ पर हम पोटाशियम वो इजीली उनको आयनाइजेशन एनर्जी उनकी कम होती है, जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, अब उनके आयनिक स्पेक्ट्रा भी आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा चाहिए होता है, जिसके लिए हम सीजियम डालते हैं ताकि वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स उन्हें डोनेट करें, तो वो एटॉमिक स्टेट में ही रहें। वही है ना, दूसरा क्या नाम है, कॉमन आयन इफेक्ट यूज करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कर देते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट एटमाइजेशन, ये बात होगी
सेल्फ अब्जॉर्प्शन और सेल्फ रिवर्सल इफेक्ट्स आर नॉट इनकाउंटर्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। सर ने यहाँ पर एग्जांपल दी थी कि भी माइक्रोवेव में हीटिंग करो तो अंदर तक गर्म होता है, उतना ही गर्म होता है जितना सरफेस पे गर्म होता है, जबकि हम फ्लेम पर हीट करें या वैसे हांडी शांडी पकाएं तो वो 10-15 मिनट में तो यही होता है कि भी सरफेस गर्म ही होगी, अंदर से ठंडा या पड़ा होता है। तो प्लाज्मा के अंदर ये है कि भी बिल्कुल अंदर तक गर्म होता है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर जोन होता है। तो उसमें यह है कि भी हर जगह एटम एक ही तादाद में एक्साइट हुए होंगे, ये नहीं कि भी अब वो एमिट करेंगे बाकी जो डी एक्साइटेड है वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए सेल्फ एब्जॉर्प्शन और सेल्फ रिवर्सल इफेक्ट्स नहीं आते। तो लीनियर कैलिब्रेशन कर्व्स ओवर सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंसंट्रेशन आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड। भी इसके डायनामिक रेंज और वो लीनियर कैलिब्रेशन कर्व्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है मीटिंग का, फिर इस लिहाज से देख लेना। मीटिंग टाइम एंड होने वाला है ना, मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, 5 बजे तक नहीं है? नहीं, आखिरी मिनट चल रहा है, दोबारा अरेंज करने यही तो कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, फिर आज आईसीपी हो गया, कल इंशाल्लाह फिर डीसीपी और फिर आर्क स्पार्क रह जाएंगे और एक लेक्चर कर लेंगे जिसमें हमें 4 लेक्चर लगेंगे इस पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तनवीर या सनाउल्लाह कराएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इससे नेक्स्ट। ठीक है।